का टॉपिक है पार्लियामेंट्री कमेटीज। ठीक है, लिख लीजिए इसको, हाँ इसको उतार लीजिए। संसदीय समितियों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें आज कि ये संसदीय समितियां हैं क्या। हम जानते हैं कि संसद के पास बड़ा भारी भरकम काम रहता है और विविध प्रकार के कार्य होते हैं। द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज आपका वेरिड, कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनियस होते हैं। और आपको पता है, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके कि संसद बामुश्किल 80 दिन, 70-80 दिन ही चल पाती है साल में। तो ऐसे में संसद के साथ इतने कार्यों को, इतने भारी भरकम कार्यों को, जो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, वेरिड कैरेक्टर के हैं, उनको संपादित करना मुश्किल होता है संसद के लिए। न तो संसद के पास इस तरह की डिटेल स्क्रूटनी करने के लिए ऑल लेजिस्लेटिव एंड अदर मैटर्स के लिए, न तो उनके पास इतनी विशेषज्ञता है और न ही इतना समय है, न तो उनके पास इतनी एक्सपर्टीज है और न तो उनके पास इतना नेसेसरी टाइम है कि वो इसकी विधिवत जितने हमारे विधायी कार्य हैं या जो संसद के दूसरे कार्य हैं उनकी सूक्ष्मता से उनका परीक्षण कर सकें, उनकी स्क्रूटनी कर सकें। इसी नाते संविधान में जगह जगह पे समितियों की चर्चा की गई है। संसदीय समितियां, लेकिन संविधान इस बात का वर्णन नहीं करता कि इन समितियों का संगठन कैसे होगा, इनका कंपोजिशन कैसे होगा, इनका टेन्योर कितना होगा, इनका फंक्शन क्या होगा। संविधान में ये बातें नहीं हैं। ये बातें हमको दोनों हाउस के जो हमारे रूल्स हैं, या कहिए कि दे आर डेल्ट बाय द रूल्स ऑफ टू हाउसेस, हमारे दोनों सदनों के जो नियम हैं उनमें इनका वर्णन है कि इन समितियों का गठन कैसे होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा और ये काम क्या क्या करेंगी। तो ये हमने इसको संक्षेप में लिख दिया, आप लिख लेंगे। अभी इसको हम दोबारा एक एक करके इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देखने में जटिल लग रहा है लेकिन पढ़ने में धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो पहली बात यह कि इसकी अपॉइंटमेंट और इलेक्शन के बारे में ये कौन करेगा, अपॉइंटेड और इलेक्टेड या नॉमिनेटेड बाय हाउस के द्वारा या स्पीकर के द्वारा और चेयरमैन के द्वारा, जैसी कंडीशन हो। और ये किसके निर्देशन में काम करेंगी, ये लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के, चेयरमैन सर के डायरेक्शन में काम करेंगी। इनके बैठने की जगह कहाँ होगी, इनके बैठने की व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा का जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, वो करेगा। ये रिपोर्ट किसको देंगे, ये रिपोर्ट हाउस को देंगे या स्पीकर साहब को देंगे, चेयरमैन साहब को देंगे। ये हो गई इनकी बातें। और इनके अलावा एक समितियां होती हैं एडवाइजरी कमेटी, जो इन चारों कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, तो इससे उसका अलग से अध्ययन करेंगे एडवाइजरी कमेटी का। ये है कि अपॉइंटेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड बाय हाउस, ये हाउस के स्पीकर सर और चेयरमैन सर के डायरेक्शन में काम करती हैं। ये अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगी, किसको, हाउस को करेंगी, स्पीकर सर को करेंगी, चेयरमैन सर को करेंगी। ये बैठेंगी कहाँ, इनके बैठने की व्यवस्था सचिवालय करेगा, वही लोकसभा राज्यसभा का सचिवालय। ये बातें हो गई। तो संसदीय समितियां ब्रॉडली अगर हम देखें तो दो तरह की होती है, एक स्टैंडिंग और दूसरी एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब अस्थायी समिति, परमानेंट होती हैं। इनका गठन बराबर एक बार कर दिया गया, बार बार किया जाता रहता है, ये इन कंटिन्यूएशन में होती हैं। और दूसरी एडहॉक कमेटी होती है। आप जानते हैं एडहॉक का मतलब पर टाइम बिंग, किसी काम के लिए समितियों का गठन होता है, वो काम हो जाता है तो समितियां जो है, समितियों का कार्य खत्म हो जाता है। ये दो तरह की हैं, इंक्वायरी और एडवाइजरी, परामर्शदाता, परामर्शदात्री और जांच समिति जो है, एडहॉक समितियां। इसको अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। स्टैंडिंग कमेटी 6 तरह की हमारी हैं। फाइनेंशियल कमेटीज हैं, महत्वपूर्ण कमेटी हैं। हम लोग बजट पढ़ रहे थे तो पढ़े उसे
इसमें 3 आती हैं, लोक लेखा समिति है, एस्टिमेट पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। हिंदी में कहें तो लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये पहली है। दूसरी है विभागीय डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये कुल 24 हैं, ये बजट पढ़ते समय हमने पढ़ा था, अभी इसको हम देखते हैं। तीसरी है जांच के लिए समिति, जांच के लिए समिति, कमेटी टू इंक्वायरी, ये 3 तरह की होती हैं। याचिका समिति है, पिटिशन कमेटी है, प्रिविलेजेस कमेटी हो, इथिक्स कमेटी, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आचार समिति। हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी और आपका पिटिशन कमेटी। चौथा है परीक्षण और नियंत्रण के लिए कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, ये 6 तरह की हैं। ये सब कैटेगरी इसमें है। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, आप जानते होंगे, सरकारी आश्वासन समिति, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधायन समिति, विचारार्थ प्रस्तुत किए गए विषयों की समिति, यानी कमेटी ऑन पेपर्स लेड एंड टेबल इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं। चौथा है कमेटी ऑन वेलफेयर, कमेटी वेलफेयर फॉर SC STs, कमेटी फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। और छठा इसमें है, छठा सब कैटेगरी है चौथे में कि लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और 5वां है सदन के डे टू डे वर्क के लिए गठित कमेटी, सदन में जो उसके दैनंदिन कार्य हैं, जो रोजमर्रा के कार्य हैं, उनको चलाने के लिए जो गठित में सबसे पहले आप जानते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य सलाहकार समिति, और निजी विधेयकों, प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशंस के लिए कमेटी है ये। और तीसरी है हमारी विनियम समिति, जिसे हम कहते हैं रूल्स कमेटी। और चौथी है एब्सेंस मेंबर कमेटी, जो अनुपस्थित सदस्य होते हैं उनकी जांच के लिए भी एक कमेटी, अभी आगे इसको हम देखते हैं। और छठा है हाउस कीपिंग, और या इसको कहिए सर्विस कमेटी, सदन संहिता, सेवा समितियां। सेवा समितियां इसमें आपका है सामान्य प्रयोजन समिति, और एक आपकी सदन समिति, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, और एक बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है ज्वाइंट कमेटी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर। ये इतनी सारी आपकी 6 हैं, 6 में सब कैटेगरीज हैं। तो इसे आप देखेंगे, इसको आप कॉपी भी बना लीजिए, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखने में भले ही थोड़ा भारी भरकम लग रहा है। तो पहले हम पढ़ते हैं वित्त समिति के बारे में, फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज में हमारी पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का गठन सबसे पहले 1921 में हुआ। 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अधिनियम के बाद 1921 में, तब से इसका गठन लगातार होता चला आ रहा है, यानी 1921 से चला आ रहा है। आज लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, कुल 22 सदस्य हैं। सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सदस्यों का चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा। हिंदी में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी दल हैं सबको समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोक लेखा समिति में मिल जाता है। अब इसका टेन्योर कितना होता है? इसका टेन्योर 1 साल होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसको प्रेसाइड कौन करता है? इसको प्रेसाइड, इसकी नियुक्ति करेगा इसके अध्यक्ष की लोकसभा का स्पीकर। प्रेसाइड कौन करेगा इसको? इसको प्रेसाइड कोई लोकसभा का मेंबर जो उसमें होगा वही करेगा। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने की है कि लोक लेखा समिति में का सदस्य कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता। अगर कभी परीक्षा में वो कौन सी समिति है जिसका कि अध्यक्ष, जिसका कि मेंबर सदस्य मिनिस्टर नहीं हो सकता, तो उसमें एक याद रखिए लोक लेखा समिति का इसमें ये प्रावधान है। लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। और 1966-67 तक ये व्यवस्था थी
कि सत्तारूढ़ पार्टी का जो सांसद होता था वही इसका अध्यक्ष होता था, लेकिन 1967 से एक परंपरा है कि जो विपक्ष का सदस्य ही इसका अध्यक्ष होता है। यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो अपोजिशन से होता है, कार्यकाल 1 साल होता है, इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा और मंत्री कोई इसका सदस्य नहीं हो सकता। इतनी बातें हो गई इसके चयन के बारे में। अब सवाल उठता है कि इनका काम क्या है। इनका काम यह है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है उसके माध्यम से ये लेखाओं की विधिवत जांच करते हैं। कैग अपनी रिपोर्ट 3 रिपोर्ट बनाता है जो राष्ट्रपति के माध्यम से सदन में रखी जाती है। एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे होती है, दूसरा फिनेंस अकाउंट पे होती है और तीसरा जो है पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट पे होती है। तीनों अकाउंट पे कैग की जो रिपोर्ट होती है वो सदन में रखी जाती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी उसी की बारीकी से स्क्रूटनी करती है। और स्क्रूटनी करते समय वो इस बात को ही सिर्फ नहीं देखती कि उसकी तकनीकी टेक्निकल जो उसकी बारीकियां हैं उसी को तह में जाकर के देखे, बल्कि वो करते समय उसमें अर्थव्यवस्था के प्रोपराइटी के बारे में, प्रूडेंस के बारे में, विजडम के बारे में भी व्यापक जांच पड़ताल करती है और ये भी पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या इन लेखाओं में या ऑडिट रिपोर्ट में देखने कोई ऐसे पहलू हो जिससे कि अपव्यय दर्शित होता हो, भ्रष्टाचार दर्शित होता हो, इनएफिशिएंसी प्रकट होती हो। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसकी जांच जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। और ये किन बिंदुओं को देखती है तो आप कहेंगे तो ये एग्जामिन करती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को, हमारे संघ का जो वित्तीय लेखा है और जो विनियोग लेखा है या कोई ऐसा और अदर अकाउंट है जो लेट बी बिफोर लोकसभा के सामने रखा गया है तो देखती है। और विनियोग लेखा की जांच करते समय ये देखती है कि जो रियल एक्सपेंडिचर हुआ है, जो वास्तविक खर्च की तुलना में जो संसद द्वारा स्वीकृत खर्च था उसकी तुलना करके देखती है, अगर उसमें कोई अंतर है तो उस पर अपनी टिप्पणी करती है। और हम जानते हैं कि वित्त लेखा में हमारा एनुअल जो रिसीट होता है और जो डिसबर्समेंट होता है उसका डिटेल होता है वित्त लेखा में। तो वित्त लेखा की और विनियोग लेखा की जांच पड़ताल करती है, देखती है कि विनियोग में जो धनराशि दी गई थी कहीं वास्तविक खर्च उससे अधिक तो नहीं हुआ, अगर है तो उस पर टिप्पणी करती है। इसके अलावा जो है विनियोग लेखा एप्रोप्रिएशन अकाउंट या इसके ऑडिट नोट पे या इसके ऑडिट रिपोर्ट पे निम्न बिंदुओं से गहराई से जांच करती है। जैसे कि ये देखती है कि जो पैसा दिया गया था वो उसी उद्देश्यों के लिए, उसी सेवाओं के लिए प्रयुक्त किया गया या नहीं किया गया, और जो व्यय किया गया वो उसी अथॉरिटी को ही उसका धन दिया गया जो कि उसको गवर्न कर रही थी, या कहिए द एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट। और ये देखती है कि जो रीअप्रोप्रिएशन हुआ, सभी रीअप्रोप्रिएशन वो जो रिलेटेड उसके रूल्स थे उसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, और स्टेट कॉरपोरेशन, राज्य निगमों, व्यापारिक संस्थाओं और विनिर्माण परियोजनाओं की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी जांच करती है। और हमारे जो ऑटोनॉमस, स्वशासी या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, स्वशासी, अर्धशासी जो बॉडीज हैं कि लेखा की अकाउंट की विधिवत जांच करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिनकी ऑडिट कैग के द्वारा की गई है, ये करती है। इसके अलावा किसी भी रिसीप्ट जो प्राप्त हुआ है
सरकार को कोई भी अगर रिसीट मिली है इस तरह से और कैग की रिपोर्ट में उस पर विचार किया गया है, या जो लेखाओं में जो सिक्योरिटीज दिखाई गई हैं, जो स्टोर्स दिखाई गए हैं, कि जो हमारे क्या कहते हैं कि वो प्रतिभूतियां हैं, वो स्टॉक हैं, उसकी भी जांच करती है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सेवाओं पे जो धन खर्च किया गया वो कहीं स्वीकृत बजट से अधिक तो नहीं था, लोकसभा द्वारा किसी सर्विस, विशेष सर्विस के लिए, स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए, विशेष सेवा के लिए जो धन अलॉट किया गया था, अगर उससे अधिक खर्च किया गया हो तो उसकी भी जांच करती है, उस पर भी टिप्पणी करती है। तो इन सारे इस तरीके से ये इसका पोस्टमार्टम करती है, और ये जांच पड़ताल करते समय कैग इसके साथ रहती है। इनका सचिवालय तो होता है, लेकिन जो कंट्रोलर राइटर जनरल जो है, इनके इस जांच पड़ताल में पब्लिक अकाउंट कमेटी में कैग इनके साथ रहता है एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। तो ये संक्षेप में लोक लेखा समिति की बात है। और अगर इसकी सीमाओं को देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये नीतिगत मामलों पे कुछ नहीं कर सकती, और एक तरीके से सांप चले जाने के बाद लाठी पीटने जैसा है, सांप निकल जाता है। कहने का मतलब कि ये पोस्टमार्टम करते हैं, सारा खर्च तो पहले हो चुका है, और इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो है नहीं, ये एडवाइजरी होता है, ये है माने न माने, और इनके रिपोर्ट्स के आधार पे ये अब संसद के ऊपर है, कोई कार्रवाई करे या न करे। कोई एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी नहीं है, और ये डायरेक्टली किसी विभाग के खर्चे को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते, कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है, पॉलिसी मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और एक तरीके से खर्च होने के बाद इनका काम पोस्टमार्टम करने जैसा ही है, क्योंकि व्यय तब तक तो हो चुका होता है। और एक तरीके से ये रिकमेंडेशन है, और अब ये संसद के ऊपर होता है कि उस पर क्या कार्रवाई करती है। संक्षेप में लोक लेखा समिति। और अब हम देखते हैं प्राकलन समिति, एस्टीमेट कमेटी के बारे में। प्राकलन समिति की शुरुआत अगर हम देखें तो इसे 1921 में जो अस्थाई वित्तीय समिति बनी थी, वहां से इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी जो बनी थी, वहीं से इसकी शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई साहब ने प्राकलन समिति की अनुशंसा की, और तब से ये समिति काम कर रही है। इस समिति में 50 से लेकर 1956 तक कुल 25 सदस्य हुआ करते थे, 25 मेंबर्स हुआ करते थे, और 56 के बाद से अब इसमें 30 सदस्य हैं, 30 मेंबर्स हैं, और ये 30 मेंबर लोकसभा से हो। जैसे इसमें बताया, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोकसभा से थे, 7 राज्यसभा से थे, 22 थे, बट प्राकलन समिति में सारे जो है 30 के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। चुनाव कैसे होता है? चुनाव का तरीका वही है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कार्यकाल कितना होता है? 1 साल 1 वर्ष, जैसे इसका था। सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। टोटल मेंबर 30 होते हैं। हाँ, यहां भी मिनिस्टर कोई मेंबर नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी में बताया कि वह कोई मंत्री उसका सदस्य नहीं हो सकता, तो यहां भी यही है, मंत्री कोई सदस्य नहीं हो सकता, कार्यकाल 1 साल होता है। बात हो गई इसके बारे में, गठन के बारे में। अब इसका काम क्या है? काम है कि टू एग्जामिन एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, जनता के धन को, सार्वजनिक धन को किस तरीके से किफायत के साथ व्यय किया जाए, और हमारे बजट में जो एस्टिमेट्स हैं, प्राकलन है, उनकी जांच करना। और इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। जानते हैं आप क्या? हाँ, सतत किफायत समिति। प्राकलन समिति को सतत किफायत समिति या कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके काम के दायरे में यह भी आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशियंसी और इकोनॉमी को के लिए कौन से ऐसे वैकल्पिक
कौन सी ऐसी ऑप्शनल पॉलिसीज, नीतियां बनाई जाएं, इसके लिए भी ये कमेटी सुझाव करती है। कमेटी ये भी जांच करती है कि प्राक्कलन में निहित जो नीति थी उसके अनुसार से धनराशियों का आवंटन किया गया कि नहीं किया गया। धनराशियों का प्रावधान प्राक्कलन की जो निर्धारित नीतियां हैं, जो वेस्टेड पॉलिसीज हैं, उनका अनुकरण किया गया कि नहीं किया गया। ये कमेटी ये भी सुझाव दे सकती है, रिकमेंड कर सकती है कि संसद में एस्टिमेट किस रूप में पेश हो कि वो ज्यादा किफायती हो, ज्यादा इफिशिएंट हो। बट हाँ, ये प्राक्कलन समिति में उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में कोई अनुशंसा नहीं करती जो ऑलरेडी ये तीसरे वाले में सार्वजनिक उपक्रम समिति पब्लिक अंडरटेकिंग में कवर हो रहे हैं। उन पे तो फिर ये दोहराव हो जाएगा, इस नाते उस पर ये अपनी टिप्पणी नहीं करते, उसके लिए अलग से एक कमेटी ही है। और एक बात और ध्यान देने की, जरूरी नहीं है कि समिति एक वर्ष में संपूर्ण प्राक्कलन जितना हमारा एस्टिमेट है सबकी जांच करे, वो कोई जरूरी नहीं है। असल में प्रतिवर्ष ये क्या करते हैं, कुछ चयनित विभाग और मंत्रालय की जांच कर पाते हैं। क्योंकि इतने सबकी जांच कर पाना साइक्लिक ऑर्डर में ये बहुत लंबे समय का काम है। तो ऐसे में आप जानते हैं कि अनुदान की जो मांगे होती हैं डिमांड पे, उस पर वोट के लिए रोका नहीं जा सकता। यानी समिति एक वर्ष में समूचे एस्टिमेट की जांच करे, ये जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है कि पूरे एस्टिमेट की जांच करे। वो कुछ जो है चयन कर लेती है, उनकी जांच करती है। और अनुदान की मांग पे वोट तो भी हो सकता है, अनुदान की मांग पे मतदान तो भी हो सकता है, जबकि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट न दी हो। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भैया रिपोर्ट नहीं दी है तो कैसे अनुदान की मांग पे हम वोट कराएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप समझ जाइए, अब इसकी लिमिटेशन का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ये जो कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी है कि ये बजट के प्राक्कलन की जांच तभी कर सकती है जबकि सदन में, इसके लिए सदन में मतदान हो चुका हो, इसके पहले नहीं कर सकती, यानी साफ निकल चुका है। और दूसरा है कि ये पार्लियामेंट के द्वारा जो निर्धारित पॉलिसीज है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती ये कमेटी। एक तरीके से ये एडवाइजरी है, और ये एडवाइस मानना न मानना ये पार्लियामेंट का काम है। और ये किसी मिनिस्ट्रीज पे या किसी डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ये ओनली एडवाइजरी है। और एवरी ईयर कुछ कलेक्टेड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज की जांच करती हैं, ग्रांट पे वोट पहले ही हो चुका होता है। और ये एक तरीके से कहिए ये पोस्टमार्टम है। और एक बात और भी है, हाँ, यहाँ इसको जैसे लोक लेखा समिति में हमने बताया कि उनके साथ कैग लगी रहती है, जो गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर, वो फैसिलिटी प्राक्कलन कमेटी को, एस्टिमेट कमेटी को नहीं है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। और अब हम देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति को। समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 1964 में कृष्णा मेनन समिति की रिकमेंडेशन के बाद इसकी स्थापना की गई। और पहले शुरुआत में इसमें कुल 15 सदस्य हुआ करते थे। सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात कर रहा हूं, जिसमें 10 लोकसभा से होते थे, 5 राज्यसभा से होते थे, ठीक। लेकिन 1974 के बाद से इसमें भी लोक लेखा समिति की भांति 15 और 7 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका चुनाव कैसे होता है, वैसे ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, समानुपातिक प्रतिशत एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा। यानी सारे दलों को इसमें समुचित एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। लोकसभा से कितने, 15, राज्यसभा से 7, कुल 22। ये 1974 से, 1974 के पहले कुछ 10 और 5 15 हुआ करते थे। इसमें भी लोकसभा का अध्यक्ष इस कमेटी के किसी लोकसभा के सदस्य को ही उस कमेटी का अध्यक्ष बनाता है। राज्यसभा का कोई मेंबर जो 7 है इसमें से, वो अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसमें भी तीनों में बताया, मंत्री इसका भी सदस्य नहीं हो सकता, मंत्री इसका भी नहीं, मंत्री इसका भी नहीं। यानी मंत्री लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन
पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका का जो है इन तीनों का जो है, इस तीनों में मंत्री जो होते हैं इसके मेंबर नहीं हो सकते। राज्यसभा का सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये इसके गठन की बारे हैं, 1 साल इसका भी टेन्योर 1 ही साल होता है। ये बातें हैं इसके गठन के बारे। इसका काम क्या है? इसका काम है कि पीयू के सार्वजनिक उपक्रम के उद्यमों की अकाउंट, लेखा और रिपोर्ट्स की जांच, पहला इसके लेखा और प्रतिवेदनों की जांच, और दूसरा इसका काम है जो कैग ने, भारत के क्या कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उसकी जांच करना। और इसके जांच के दायरे में ये भी चीज आती है कि ये जांच करे कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनका मैनेजमेंट साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स और क्या कहते हैं उसको कि प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के आधार पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इस साउंड बिजनेस की जो प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पे और प्रूडेंट जो एक बुद्धिमत्तापूर्ण कमर्शियल व्यावसायिक प्रैक्टिसेस हैं, चलन है, उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी देखना। और यही नहीं, एक काम इसका और भी है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो कोई ऐसी बात इस पीयू से जुड़ी हुई जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी या एस्टीमेट कमेटी देख रही थी, ऐसा कोई कार्य भी अध्यक्ष चाहे तो वो दे सकता है। लेकिन कमेटी क्या नहीं कर सकती, तो ये जो प्रमुख सरकारी नीति से जुड़े हैं जो मामले हैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, जो कि हाँ उसके व्यावसायिक और जो है व्यावसायिक और व्यापारिक मामलों को अगर वो प्रभावित नहीं कर रही है तो ऐसी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे ये जांच के दायरे में नहीं ले सकते। न तो जो दैनिक कार्य होते हैं प्रशासन के उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, और ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कोई विशेष मशीनरी स्थापित की गई है। जब पब्लिक अंडरटेकिंग जब की स्थापना हो रही थी तो ऐसे विषयों में विचार करने के लिए किसी विशेष प्रावधान के तहत अगर कोई मशीनरी स्थापित की गई है तो भी उस चीज को, उस पीयू को अपने जांच के दायरे में नहीं लेगी। और इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन वही है, ये भी एक तरीके से स्वपरीक्षण है, पोस्टमार्टम है। ये तकनीकी जांच नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास टेक्निकल स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये कमी इसकी है। एडवाइजरी है, ये किसी मिनिस्ट्रीज के लिए बाइंडिंग नहीं है। और ये साल भर में ज्यादा से ज्यादा 10-12 पीयू की ही जांच कर पाती हैं। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इनकी जो रिपोर्ट्स होती है ये मेयरली एडवाइजरी है और नॉट बाइंडिंग ऑन मिनिस्ट्रीज पे बाइंडिंग नहीं है। इनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए ये तकनीकी मामलों की जांच, तकनीकी परीक्षण नहीं कर सकती। पोस्टमार्टम है, काम होने के बाद है, एडवाइजरी है, और इनके काम बड़ा लिमिटेड है। 1 साल में ज्यादा से ज्यादा 10-12 सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जांच कर सकती है। संक्षेप में ये फाइनेंशियल कमेटी की बातें हैं। ठीक, ओके, जय हिंद।